देखिए कल के क्लास में हम लोग जो है सो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जब बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 11 तक। आज हम लोग वापस से 11th के बारे में एक बार वापस से बोल देते हैं कि उसके बाद से 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो हिंट्स के तौर पे सारा कुछ होने वाला है। पहला तो ये बोल रहा है कि 11th नंबर क्वेश्चन में इफ़ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2। तो हम लोग कल इसके बारे में क्या डिस्कस किए थे कि इफ़ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा cot थीटा इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल्स बना लेंगे। जब ये ट्राइंगल्स बन जाएगा तो मेरे पास में ये 90 डिग्री का एंगल दिखाई देगा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं ताकि जो बच्चे आज नए नए जुड़े होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ सके। थीटा का मतलब होगा कि ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। 2/3 हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि cot थीटा इज इक्वल टू b/p होता है। cot थीटा का मतलब होगा b/p। थीटा के ठीक अपोजिट वाला साइड क्या बताया थे कल, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 को। तो ये हो गया 3x। आप चाहें तो x लिख सकते हैं यहाँ पे, या चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। बेस की जगह पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे 2, और बेस मेरे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अभी से बात है जिस केस में यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है उस केस में हम लोग उसको क्या बोल देंगे, √3² प्लस 2²। तो मेरे पास में क्या आएगा 9 + 4, 9 + 4 इज इक्वल टू 13, यानी कि √13 आ गया आपका हाइपोटेन्यूज। फिर ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है 4 sin थीटा -3 cos थीटा। तो ठीक है 4 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला। तो ठीक है 4 की जगह पे 4 लिखेंगे, साइन की जगह पे क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी की जगह पे क्या दिख रहा है 3, और हाइपोटेन्यूज की जगह पे क्या दिखेगा √13। उसी तरह से 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 × cos थीटा की जगह पे क्या लिखा हुआ दिखाई देगा। cos का मतलब होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि 2 में √13। तो 3 को इस 2/√13 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर देंगे रिस्पेक्टिवली। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा प्लस माइनस करते समय, मल्टीप्लाई करते समय गलती मत कीजिएगा। अगर फिर भी किसी कारण से गलती हो जाता है तो आप उसको कमेंट्स में बताइए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा तो व्हाट्सएप पर हम आपको उसका जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन जो 12th नंबर है उसमें बोल रहा है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू a/b। बार बार घूमने से अच्छा है कि यहाँ पे से लिख लिया जाए। बोल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू a/b। फिर बोल रहा है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने बोला है a sin थीटा -b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a² - b² अपॉन a² प्लस b²। ये आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि tan a इज इक्वल टू a/b। tan a का वैल्यू क्या लिखा होगा a/b के फॉर्म में लिख दिया। प्रूफ करने के लिए बोला है कि a sin थीटा -b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a² - b² अपॉन a² प्लस b²। देखिए इस तरह का जब भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आएगा तो a और b को देख के पहली बात तो ये है कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा आपको ये काम करना है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल्स बना लेना है। जैसे कि अब यहाँ पे ट्राइंगल्स को बनाए थे तो ट्राइंगल्स पहले बना लेने का काम कर लेते हैं। ट्राइंगल्स बनाते क्या हैं, इसी ट्राइंगल्स को मॉडिफाई कर लेते हैं। इसी ट्राइंगल्स को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई क्या करना है, tan थीटा की जगह पे a/b लिखा हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में बात चल रहा है। तो a हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा b। अब यहाँ पे ये निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये होगा a² प्लस b²। ठीक है, अब जैसे जो वैल्यू बोला गया है उसको उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे a इंटू साइन थीटा का मतलब होगा a/में a² प्लस b² √। तो यहाँ पे वही लिख लेते हैं a/में a² प्लस b² माइनस b लिखा हुआ है। कॉस का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो कॉस का जो वैल्यू आएगा जो कॉस का वैल्यू आएगा वो आएगा b/a² प्लस b² √। तो आप उस b के वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे b/√a² प्लस b²।
अपॉन में पूरे का साइन लगा देंगे। अब क्या करना है, अब चूंकि साइन के साथ में ये दिक्कत है तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कभी भी बहुत ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करने के चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेप्स को फॉलो करने का ये मतलब नहीं कि ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। आपको काम को स्मार्ट तरीके से वैसे करना है। यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस था, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए। दोनों ही चीज़ में ये एक टर्म अलग एक टर्म है और यहाँ पे ये एक अलग ही टर्म है, यानी कि एक टर्म है मगर यहाँ पे उसी तरह से ये एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बन गया। इन इस पूरे में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर कॉमन दिख रहा होगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस इसको हटा दीजिए माइनस बी स्क्वायर, और कॉमन क्या लिए हम लोग इस पूरे में से 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये न्यूमरेटर से कॉमन ले लिए। सेम चीज़ को हम लोगों को डिनोमिनेटर से भी कॉमन लेना है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म क्या होगा, सीधे सीधे से कैंसिल आउट हो गया ये 1 लिखा होगा, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास में ये कौन सा टर्म बचा जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा होगा, तो लिख देंगे इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। बच्चों को हेंस प्रूफ लिखने का जो खुशी मिलता है ना वो पूछिए ही मत, इतने ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपको भी ये लिख देना हेंस प्रूफ। उसी तरह से क्या है अगला क्वेश्चन है 13th वाला, इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। तो सेम ही तरीके से बनना है, इफ़ सेक थीटा इज इक्वल टू 13/5 सो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो वही कहानी है इसका भी, अगर आप प्लस माइनस का गलती कहीं पे नहीं करेंगे तो मेरा पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर में, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 सो दैट sin थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 35/156। देखिए जब तक आप मैथ बनाइएगा नहीं उससे पहले आप किसी तरह का धारणा मत बना लीजिएगा कि ये टफ होगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी मैथ ज़्यादा टफ तो क्या ही आएगा। अगर 10th क्लास में टफ पूछ देगा तो फिर सोचिए जो बच्चा मैकेनिकल वगैरह करता होगा उसका मैथ कैसा आता होगा, जो आगे जाकर के मैथमेटिक्स वगैरह में PhD करता होगा उसका मैथ कितना टफ आता होगा। इसीलिए मैथ को टफ वगैरह नहीं पूछा जाता 10th क्लास में। अगला हम लोग बात कर लेते हैं इसी में आगे की तरफ, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 लिखा हुआ है, तो इसको हम बना के दिखा देते हैं। लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, तो वही करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे थीटा, ये हो जाएगा मेरे पास 12 और ये हो जाएगा मेरे पास में 13 का स्क्वायर करने पे आएगा 169, 12 का स्क्वायर करने पे आएगा 144, दोनों को माइनस करेंगे आएगा 25। ऑब्वियस बात इसका रूट काटना होगा, जैसे इसका रूट काटेंगे मेरे पास में ये क्या नंबर निकल के आ जाएगा 5 का, ठीक है। अब मेरे पास में ये आ गया 5 का, तो ये काम आप रफ में कर लीजिएगा, इस काम को फेयर में करने का कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है, फेयर में इस काम को मत कीजिएगा। अब आपके पास में नंबर लिखा हुआ मिल गया 5, 12 और 13 का। अगला क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है प्रूफ करने के लिए कि sin थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा, लिख लीजिए यहाँ पे sin थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 35/156, 35/156। तो sin थीटा की जगह पे आपको क्या दिखाई देगा 5/13, लिख लीजिए 5/13, 1 माइनस tan की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन में 20 यानी कि 5/12। तो ऑब्वियस से बात है कि जैसे ही इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपका 12 का एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 5 यहाँ पे 13 यहाँ पे, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7/12, 7 5 से 35 और 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156। तो आपको मेरा ये उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन अब बन जाएगा। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, कॉपी करना चाहते हैं तो। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 शो दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे के बाद भूल जाते हैं। ओ सॉरी, वीडियो पॉज करके भी तो लिखा जा सकता है ना, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, अगली तरफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा है 15 नंबर में, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 शो दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 3/5। तो सिंपल से क्वेश्चन है, जहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो रूट को देखे घबराना ही क्या है, जो रूट में है वो रूट में है, जो रूट के बिना है वो रूट के बिना है। आपको बस ये काम करना है। एक्चुअली यहाँ पे लिखते समय वो डार्कनेस हट गया था तो रिफिल करने लगे थे। तो यहाँ पे ये काम करना है, आपके पास में ये सारा वैल्यू आ जाएगा, बना लीजिएगा इसको भी। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, और इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए इसका क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। यहाँ पे बोल रहा है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, तो ट्राइंगल वही रहने देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, 1/√7। फिर ये बोल रहा है शो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो पहले जो tan थीटा के बारे में मैं बात कर लेते हैं। इसका मतलब होगा P/B, यानी कि P से आप 1 को और B से √7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको 8 ये फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, तो √7 के स्क्वायर करने पे 7, 1 के स्क्वायर करने पे 1, पूरे का रूट काटेंगे 8 रूट में, और इसको कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 2, जो पेयर में होगा वो बाहर की तरफ, अंदर में केवल √2। तो इसका मतलब आ गया, ये आ गया आपका 2√2। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है cosec स्क्वायर थीटा, तो आप ये बताइए कि cosec स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 2√2 अपॉन में 1 लिखने का मेरे ख्याल से ज़रूरत तो है ही नहीं किसी भी कीमत पे, आप भी मत लिखिएगा। माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का मतलब ये होगा √2√2 अपॉन में √7, तो 2√2 अपॉन में 7, अपॉन में भी यही काम करना 2√2 प्लस 2√2 अपॉन में 7। न्यूमरेटर पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 2√2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1 - 1/7 आएगा। यहाँ पे वही है √2 कॉमन, 1 + 1/7 ये कॉमन में बचेगा अंदर की तरफ। इन दोनों को अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 - 1/7, और नीचे में क्या आएगा 7 + 1/7। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/7। डिवाइड का साइन के लिए बताया था, ये 8/7 है तो 8/7 लिख दीजिएगा, यानी कि 6/7 × 7/8, ये 7 कैंसिल, 3/4। 2 के कॉमन टेबल से काटने पे जो आपके पास में रिजल्ट आएगा वो आएगा 3/4 का, और यही आपका RHS में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे अगर कुछ ना दिख रहा हो तो मैं इसके लिए फिर से बोल दे रहा हूँ, आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, आप इसको यहाँ पे समझ लीजिए, एक ट्राइंगल बना देंगे ऐसा, ये 1 का होगा, ये √7 का आएगा, ये आएगा 2√2 का। बड़ा सिंपल सा है, इसको कैलकुलेशन के थ्रू आप आसानी से कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह से 17th वाले में है इफ़ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा - 2 cos थीटा अपॉन tan थीटा - cot थीटा। तो जैसे इससे पहले बनाया है वैसा का वैसा ही बनेगा। 18th नंबर में बोल रहा है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 12/13 लिखा हुआ है, और फाइंड करने के लिए बोला गया वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके जगह पे आप हर एक की जगह पे इसका वैल्यू लिख लीजिएगा। 19th वाला क्वेश्चन भी वैसे ही कुछ है, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा - 1/tan थीटा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट तो करना ही है आपको। यहाँ पे जो लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। बोल रहा है sin थीटा - 1/tan थीटा अपॉन में लिखना है 2 tan थीटा, 2 tan थीटा लिखा हुआ है। तो इन दोनों में से अगर आप LCM लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे आपका tan थीटा sin थीटा -1 अपॉन में tan थीटा, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसको ऐसे समझिए कि ये ऐसे लिखा हुआ होता, अगर 2 tan थीटा तो इसके नीचे में क्या हुआ था 1 हिडन होता। तो आप इसको लिखते भी तो इस तरीके से ना, आप इसको लिखते कैसे tan थीटा sin थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब ये डिवाइड के साइन में डिवाइड का ये सिंबल है तो ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पे जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, और ये 2 tan थीटा क्या हो जाएगा
डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि 2 tan थीटा। वैसे इतना भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा जिसका जो वैल्यू बता रहा है उसकी जगह पे cos थीटा इक्वल टू 3/5 लिखा हुआ है। तो 3/5 से मेरे पास में एक ट्रायंगल आपको याद हो जाना चाहिए कि 3/5 के बारे में बोल रहा है, तो मेरे पास में ये 3 होगा, ये 5 होगा, तो ये 4 ही आने वाला है, इसके अलावा कुछ और बनेगा ही नहीं। तो इसके जगह पे इसके वैल्यू को साइन की जगह पे 4/5, tan की जगह पे 4/3 और tan की जगह पे 4/3 को रखेंगे, वैल्यू निकालने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपका कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एवल्यूट कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 cot थीटा। तो ठीक है, जो भी वैल्यू बोला गया है आप उसको उसके अकॉर्डिंग में रखते जाइएगा और ये आसानी से बनते चला जाएगा। बस वैल्यू ही पुट करना है, इसके अलावा कोई और बात तो है ही नहीं। देखिए इसके बारे में हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि आपके पास में जितने भी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ होगा इसको सिंपली आपको घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना है। इंटरनेट वगैरह से अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं समझने के अलावा तो बहुत आसान बात है, इंटरनेट पे सॉल्यूशन तो है ही कम से कम इसका। तो जैसे ही सॉल्यूशन होगा आप उस सॉल्यूशन को आसानी से देख सकते हैं। तो मेरे पास इसका तो कोई उपाय है नहीं, मगर हाँ मेरा ये ज़रूर बोलना होगा कि आप इसको घर पे बैठ के ज़रूर बनाइए और उन बच्चों तक पहुँचाने में मेरा हेल्प कीजिए जो बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। हम किसी जगह पे टीवी वगैरह पे या फिर यूट्यूब पे ही कहीं पे देख रहे थे कि डीपीएस जो है यहाँ पे किसी स्कूल्स का प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, मगर वो हर एक कोने कोने में देश का पहुँचा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर बच्चा वहाँ पे है, पढ़ने वाला वहाँ पे है, तो उसको भी इस तरह का मौका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा मेहनत तो खुद ही करेगा ना। अगर मान लीजिए वो बच्चा मेहनत खुद नहीं कर रहा है और मैथ से धीरे धीरे दूर भाग रहा है, तब तो फिर सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। मामला ख़राब होगा मैथ के कंडीशंस में, ऐसा नहीं कि उस बच्चे का इस मैथ के बिना बनेगा नहीं। सो ये करने का मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 एवल्यूट कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन 2 cot थीटा। कॉस थीटा माइनस 1/tan थीटा अपॉन पूरे अपॉन 2 cot थीटा, इसको सॉल्व करना है। ये भी हो जाएगा जैसे ऊपर वाला बताया गया था वैसा ये भी है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 24/7 एवल्यूट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सेम कहानी। 22 में बोल रहा है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b फाइंड सेक थीटा प्लस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। देखिए ये क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा सही है। ऐसा क्वेश्चन जिससे पहले रिपीट नहीं हुआ, तो जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा वो तो बताना ही बताना है। बोल रहे हैं इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू a/b लिखा हुआ है। फिर ये बोल रहा है फाइंड सेक थीटा प्लस tan थीटा, फाइंड करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। a और b के टर्म्स में ही ये आना चाहिए, ऐसा लिख करके बताना। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया। मेरे पास में ये एक ट्रायंगल बना दीजिए, थीटा बोला गया यहाँ पे, थीटा a यहाँ पे तो b यहाँ पे, ये मेरे पास में आ जाएगा b² माइनस a²। मेरे ख्याल से यहाँ तक में बात बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। वो सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, वो हुआ क्या था कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हटना पड़ गया था। वापस आते हैं इसी क्वेश्चन पे। मेरे पास में लिखा हुआ था इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, फाइंड करना था सेक थीटा प्लस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b। a और b के केस में आपको बता दिया गया कि ये मेरे पास में a और b लिखा हुआ साइन के फॉर्म है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। बेस फाइंड करना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर रूट इंटर में डालेंगे। अब यहाँ पे सेक के बारे में हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि सेक थीटा का जो वैल्यू आता है वो आएगा मेरे पास में हाइपोटेन्यूज यानी कि h अपॉन में b, पर tan थीटा का आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में b। h की जगह पे हम लोग लिखेंगे b, क्योंकि वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन, ये तो ये फार्मूला हो गया ना रिप्रेजेंट करने का। मगर अगर आप फार्मूला के अलावा वहाँ पे वैल्यू चेक करेंगे तो h की जगह पे b लिखा हुआ दिखेगा और b यानी कि बेस की जगह पर लिखा हुआ ये दिखाई देगा b² माइनस a² प्लस a यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर की जगह पे, यानी कि a अपॉन में b² माइनस a²। दोनों में से कॉमन ले लीजिए या फिर एलसीएम ले लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा b² माइनस a² और यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस a। तो मेरे पास में ये क्वेश्चन में बोल ये रहा था कि इन टर्म्स ऑफ a एंड b, 22 का जो क्वेश्चन बोल रहा था वो बोल रहा था कि आपके पास में जो आंसर आना चाहिए वो a और b के फॉर्म में ही आना चाहिए।
तो आपके पास में ये ए और बी के फॉर्म में आ गया। या तो आप इसको ऐसे आंसर छोड़ सकते हैं, या अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं बी प्लस ए अपॉन में अंडर रूट बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अगर आपको इससे भी मन ना भरे तो ऐसे लिख लीजिए कि बी प्लस ए अंडर रूट का होल स्क्वायर अपॉन में बी प्लस ए एक साथ और b माइनस ए अंडर रूट में ये एक साथ। देखिए ऐसा किया जा सकता है, ये करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये होगा, अगर आप इसको समझ रहे होंगे a की पावर 1/2 और b की पावर 1/2, पावर अगर सेम लिखा हुआ है तो आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो भी ऐसे। इसको लिखने का तरीका तो ऐसे ही होगा मेरे पास में, ए बी 2 यहाँ पे हिडन हो जाएगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अगला हमें क्या करना है, आपको इस वाले को इस वाले से कैंसिल आउट कर देंगे। आपके पास में क्या रिजल्ट बचा रहेगा, अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन में बी माइनस ए। आप इसको यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर और स्मार्टनेस काम करना है तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। इन तीनों चारों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है, आंसर को लेकर कहीं भी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है ये, इफ़ 8 10 a इज इक्वल टू 15 फाइंड साइन a माइनस कॉस ए। अब ये मेरे ख्याल से बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है। अब आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाए होंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। इसके अगले लाइन 24 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 शो दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा लेंदी बना करके इसको खींचने का कोशिश किया गया, बाकी इसमें कुछ वैसे दम है नहीं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर में बोल रहा है, इफ़ कॉस ए इज इक्वल टू रूट 3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, वैल्यू सॉल्व भी करना है इसमें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हाँ, ये क्वेश्चन नया जरूर है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में ऑब्वियस बात है डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे। देखिए हम लोग को ये पता है ना, हम स्टार्टिंग में भी बताए थे कि जब भी हम ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं तो ट्रायंगल्स में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा और उस दो साइड के अपोजिट जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल हमेशा आपस में इक्वल होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है कि इफ़ इन क्वेश्चन में बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, तो ठीक है एंगल ए और एंगल बी मेरे पास में एक्यूट होगा, तो ये एंगल एक्यूट का मतलब क्या होगा, छोटा। एक्यूट का मतलब होगा छोटा एंगल, तो छोटा एंगल के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मेरे पास में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, एंगल ए और एंगल सी दोनों में एंगल ए और एंगल बी दोनों मेरे पास में एक्यूट एंगल है। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, ये आपके पास में गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो ठीक है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये मेरे पास में गिवन है। कॉस ए का मतलब होगा, इसको अगर आप एंगल बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर यानी कि ये बेस का मतलब हो गया ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू कॉस बी का मतलब हो गया ये एंगल यानी कि ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस बी सी अपॉन में ए बी। दोनों तरफ में सेम नंबर है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C इफ tan C इज इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन B cos C प्लस cos B sin C। और ये 2008 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन से, तो ठीक है ये तो आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अगर आप इतना क्वेश्चन बना चुके हैं तो मेरे ख्याल से इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है। बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है इसका 28 का फर्स्ट पार्ट, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो देखिए ये tan a का वैल्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी तक इसका वैल्यू निकालना सीखे नहीं, मगर अगर हम इसके वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो हमेशा लेस देन 1 होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम लोग जब एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ये मतलब क्या, tan a का वैल्यू के बारे में बोल रहा है, यानी कि tan थीटा यानी कि tan के किस एंगल पे, यानी कि tan के हर एक एंगल पे, किसी एंगल एक खास एंगल पे नहीं। अगर हम tan 30 का वैल्यू बोलेंगे तो आएगा 1/√3, tan 45 की वैल्यू को बोलेंगे तो आएगा 1, और tan 60 की वैल्यू को बोलेंगे तो आएगा √3। √3 का मतलब क्या हो गया, 1.732, तो ये तो 1 से बड़ा हो गया।
हालांकि इसके बारे में अभी तक हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसको पेंडिंग में रखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के जो अगले टॉपिक पे आएंगे, यानी कि 10.2 पे, तो हम लोग इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है sec A इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। क्या ऐसा हो सकता है कि sec A इज इक्वल 12/5 लिखा होगा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हो सकता है, क्योंकि sec का मतलब होगा कि ये आपके पास में एक ट्राइंगल्स बनाया हुआ दिख रहा होगा। sec A के बारे में बात किया तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये होने का पॉसिबिलिटीज़ तो है ही है कम से कम, क्योंकि अगर हाइपोटेन्यूज बड़ा लिखा हुआ है, 12 पे पहले लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो बड़ा हो सकता है वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शायद समझ में आया तो यहाँ पे बताते रहे। sec A इज़ इक्वल टू 12/5 लिखा होगा, तो इसका मतलब होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, क्योंकि ए एंगल इसके बारे में बात चल रहा, तो ये बेस हो जाएगा मेरे पास में। तो ऐसा हो सकता है ना कि 12/5 लिखा हुआ मिल जाए, ये तो ये हो सकता है, क्योंकि बड़ा हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा दिख रहा है। हाँ, ऐसा होता कि 5/12, तो ये गलत बन जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है थर्ड पार्ट में, इसका 28 का थर्ड पार्ट में, cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। हाँ, इसके बारे में हम लोग बात नहीं किए थे, एक बार वापस से इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जितने भी तरह का एंगल आपके पास में लिखा हुआ, मतलब कि जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, उसमें हर एक का वो होता है, क्या बोल सकते हैं, मतलब है। जैसे कि खास करके जब आप क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में लिखा होता है tan थीटा। हम लोग tan थीटा पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर tan थीटा की जगह पे कभी कभी टेंजेंट आ जाता है, टेंजेंट थीटा। अब क्या होता है कि टेंजेंट हमारे दिमाग में ये क्लिक करता है कि टेंजेंट तो वो होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए हुए थे, ये सर्कल है हो गया और इसके एक पॉइंट को टच कर रहा है सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये मेरे पास में टेंजेंट कहलाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ना है हम लोगों को 10th क्लास में। और वैसे भी हम लोग पहले से टेंजेंट के बारे में ये परसेप्शन हमारे दिमाग में बैठा हुआ ही है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड tan थीटा दिखता है तो हमारा दिमाग पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाता है और हम लोग कहीं ना कहीं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर गलत कर देते हैं। इसलिए बोला गया है कि आपको इसका एब्रीविएशन पता होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा के लिए तो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं साइन के लिए। कॉस के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो करेंगे कोसाइन, COSINE, कॉस थीटा के लिए कोसाइन। थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप थीटा लिखेंगे। सेक थीटा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे सेकेंड, SEC, सेक थीटा, SECCANT, सेकेंड थीटा। एंगल के tan के बारे में बता ही चुके, टेंजेंट होगा। साइन के लिए साइन ही यूज़ करेंगे, और जहाँ तक हम लोगों का कॉट थीटा का बात है उसके लिए हम लोग कॉट टेंजेंट यूज़ करते हैं वर्ड को। कॉट थीटा के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वर्ड यूज़ करेंगे कॉट टेंजेंट थीटा। कॉट थीटा, वो क्यों नहीं लिखा हुआ नहीं है, वो थीटा ही लिखा हुआ है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट टेंजेंट थीटा। अगला हम अगर एक ही मेरे पास बचा हुआ है वो है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक COSCENT, कॉसेंट थीटा, COSCENT, कॉसेंट थीटा का हम लोग यूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका एब्रीविएशंस के बारे में पूछ रहा था तो आप लोग आप बता सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। कॉस के लिए हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वो क्या है, इसका यूज़ करते हैं कॉस के लिए कोसाइन का। दूसरी तरफ कॉसेक थीटा के लिए यूज़ करते हैं कोसेंट थीटा का। कोसेंट थीटा का मतलब हो गया, कोसेंट थीटा से कॉसेक थीटा को रिप्रेजेंट करते हैं और कॉस थीटा को कोसाइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, कोसाइन वर्ड यूज़ करते हैं। इसीलिए हमेशा कॉस को उसका अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट बोला जाता है, क्योंकि साइन को हम लोग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली इन दोनों में गलती होने का चांस तो ही है। टेंजेंट के लिए हम लोग टेन के लिए टेंजेंट, कॉट में तो होता ही है, कॉट देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सेक के लिए सेकेंड का यूज़ करेंगे, साइन के लिए साइन थीटा ही बनाया। जनरली कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होता है। कॉस को कोसेंट की जगह पे कोसाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉसेक को कॉसेक थीटा को कोसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के फॉर्म में। तो इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। क्या यहाँ पे कॉट ए जहाँ कहीं भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, कॉट ए कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये कॉट लिखा हुआ, कॉट लिखा हुआ, कॉट ए जहाँ कहीं भी लिखा हुआ दिख रहा है, क्या इसका मतलब कॉट इंटू ए है? नहीं।
हम लोगों को यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉट ए जब भी बोल रहा है ये एंगल के साथ हमेशा आकर के बात बोल रहा है। अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए कॉट ए का स्क्वायर, तो ये और कॉट स्क्वायर ए ये दोनों सेम चीज़ होगा। अगले आने वाले कुछ टाइम में हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले भी हैं, तो इस चीज़ को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉट ए का होल स्क्वायर जब भी हम लोग करेंगे तो ये कॉट स्क्वायर ए के इक्वल आएगा। जबकि हमेशा इस बात का कन्फ्यूज़न रहता है कि कॉट ए स्क्वायर ये कभी भी इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, कॉट ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि इस एंगल का पर्टिकुलर स्क्वायर। अगर हम कॉट 30 के बारे में बात करें तो कॉट 900 हो जाएगा ये, क्योंकि ए का स्क्वायर करना 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे इसके वैल्यू का स्क्वायर करना होगा और यहाँ पे इसके वैल्यू का स्क्वायर करना होगा, इसीलिए ये दोनों सेम होगा और ये डिफरेंट होगा। इसीलिए कॉट ए बोलना एंगल के बारे में बात करना है, कॉट कभी भी बिना एंगल का नहीं आएगा, कम से कम 10th क्लास में तो नहीं आने वाला। अगला तो ये हो गया आपका फॉल्स। अगला बोल रहा है ट्रू और फॉल्स बोल ही रहा था। फिर अगला बोल रहा है क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होगा? तो देखिए ये हो तो सकता है किसी भी एंगल के लिए, किसी भी एंगल के लिए पूछ रहा है तो ठीक है, ये किसी न किसी एंगल के लिए हो जाएगा। कैसे? इसका जवाब आपको देना है कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। मेरे पास में ट्रायंगल बना दिया गया, साइन थीटा के बारे में बोला गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अभी भी थोड़ा देर पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब होगा ये P होगा और ये H होगा, ये 4 होगा और ये 3 होगा। अब आप ये सोच करके बताइए कि क्या कभी भी ऐसा चीज़ पॉसिबल है जिसमें हाइपोटेनस क्या होगा कि 90 डिग्री के ठीक अपोजिट का साइड होने की वजह से ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा, और यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है? छोटा दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में फॉल्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लेवल 2 स्टार्ट हो गया। बोल ये रहा है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो ठीक है, 12/13, 13 देखिए बड़ा है, ये कम चलेगा, ये 12 छोटा है। 12/13 है तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। तो जिसका जो वैल्यू आएगा आप उस वैल्यू को पुट करेंगे और उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा इनटू 1/tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी वही काम करना है, हर एक के वैल्यू को फाइंड करना है और धीरे धीरे करके पुट करते हुए चले जाएंगे। हाँ, ये भी वही होगा। देखिए इसमें क्या है ना कि अगर आप पहले से मेहनत करते हुए आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। अगर आप पहले से मेहनत कर रहे हैं 1 से लेकर के अगर आप 28 तक बना के आए हैं तो आपका ने मेहनत किया है, जिसके दम पे आप अगला क्वेश्चन कर पाएंगे। मगर अगर आपको वही कमज़ोर हो गया, उसी पे अगर आप ध्यान नहीं दिए, क्योंकि हम लोग इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कभी बात की ही नहीं है, तो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे। और जैसे फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे आपको ऑब्वियस बात है कि नंबर अगर अच्छा आएगा तो आप मोटिवेटेड खुद ब खुद अपने को कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि इफ़ सेक a इज इक्वल टू 5/4 वेरीफाई दैट 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a अपॉन 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सुनने में काफ़ी लंबा चौड़ा सा, ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर ये है कुछ भी नहीं। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा, उन दोनों के बीच में कंपेयर कर देंगे। अगर ये इक्वल आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये होगा, और नहीं आएगा तो बोलेंगे नहीं होगा। हालांकि 99.99% चांस है कि ये हमेशा इक्वल ही आएगा, इक्वल नहीं होने के बारे में बात बहुत कम उठता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 प्रूव दैट रूट में ही सारा क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू √7/3। ठीक है, ये भी बन जाएगा। नाम सुनने में चाहे जितना भी खतरनाक लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोगों की मिथिला में कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हालांकि मिथिला में तो कुछ और कहावत है, मगर वो पता नहीं बोलना ठीक होगा या नहीं होगा, मगर हाँ ये कहावत तो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये बहुत फेमस है। तो ये देखने में छोटा जरूर लग रहा है, मगर ये घाव गंभीर करेगा ये सब भी कोई बात यहाँ पे है नहीं। आप उसको बनाइएगा, बन जाएगा। नहीं तो वरना व्हाट्सएप पे नंबर देंगे, आप उसको क्वेश्चन पूछिएगा, आपको जैसे मेरे पास में टाइम मिलेगा, हम शाम के वक्त रात के टाइम में आपको भेज दिया करेंगे।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ सेक ए इज इक्वल टू 17/8 वेरीफाई दैट 3 - 4 sin स्क्वायर ए अपॉन 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 इज इक्वल टू 3 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर ए, ये भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ cot ए इज इक्वल टू 3/4 प्रूव दैट ये। देखिए बहुतों को बन जाएगा बोलते रहे मगर फिर क्या होता है कि मामला गड़बड़ा जाता है कि अगर ना बने तो एक क्वेश्चन इस रूट वाले का बना करके दिखा देते हैं। बड़ा सिंपल सा बात बोल रहा है कि इफ़ cot A इज इक्वल टू 3/4 प्रूफ करना है आपको sec थीटा माइनस cosec थीटा अपॉन में sec थीटा प्लस cosec थीटा, sec थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू √1/7 ठीक, ये प्रूफ करके लेकर के आना। तो हम लोग जो बेसिक्स था वही बेसिक्स के बारे में ही बात करते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया था, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ये बन गया मेरे पास में। कॉट ए के बारे में बोला तो पहले तो ए को यहाँ लगा दीजिए, ये बी लगा दीजिए, ये सी लगा दीजिए। हम लोग को पता है अब कि कॉट ए बी अपॉन में पी होने वाला है, तो बी होगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 4। रूट काटिएगा तो यहाँ पे 5 इसका आंसर आ जाएगा। 3, 4 और 5 के रेशियो में हमेशा ये बनता है। अब आपको यहाँ पे लिखना है LHS, इसको कॉपी कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि आपको मेरा काम है आपसे मैथ बनवाना। मेरे मैथ बनवाने से मेरा तो नंबर आएगा नहीं, तो जब तक आप मैथ नहीं बनाएंगे खुद से तब तक फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए मेरा काम केवल मोटिवेशंस के तौर पे आपको मोटिवेट कर देना है कि आप बनाइए, नहीं बनेगा तो आपके पीठ पीछे से सपोर्ट के लिए हम खड़े हैं किसी भी कीमत पे। LHS में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक थीटा, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, तो क्या लिखेंगे 5/3, रूट सबसे लास्ट में लगाएंगे 5/3 माइनस कॉसेक थीटा का मतलब होगा 5/4, तो लिख दीजिए 5/4 और इसी का यहाँ पे कर देना 5/3 प्लस 5/4 और पूरे पे काट देंगे, रूट लगा देंगे, काटेंगे लगाएंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 का, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, पूरे पे रूट। सेम चीज़ यहाँ पे भी आने वाला है, क्या आएगा 20 प्लस 15/12। अब बहुतों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा क्योंकि अब तक में ये प्रैक्टिस करते करते इस चीज़ को अच्छे से सीख चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में ये 2 नंबर दिखाई देगा उन दोनों को हम पास में आसानी से काट सकते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और यहाँ माइनस करेंगे तो 35 आएगा, पूरा वैल्यू रूट में रहेगा। 1 से 7 टाइम्स में ये आएगा, इसका मतलब आ गया, इसका मतलब 1/√7, या तो आप उसको इसके RHS के इक्वल लिख सकते हैं। हालांकि लिखना सही प्रैक्टिस नहीं है, आप इसको हमेशा ऐसे लिखिएगा 1/√7 इज इक्वल टू RHS। जो RHS में दिया हुआ होगा एज इट इज़ को वैसे ही कॉपी करेंगे। वैसे भी इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो ये ज़्यादा सुटेबल आपको दिखेगा। √1 का हम लोग काट करके हटा दिए, इसका रूट काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये लिख दीजिएगा, ये सही हो जाएगा। आप इसको उस कंडीशन में आंसर छोड़ सकते हैं जब आपके पास में इसको सीधा आंसर निकालने के लिए बोलेगा, प्रूफ करने के बाद नहीं उठेगा। तो एक बार में बन जाने वाला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ 3 cos A - 4 sin थीटा इज इक्वल टू, हाँ इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, ये कुछ नया क्वेश्चन है तो इसको बना दे रहा है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। ये sin थीटा फाइंड करने के लिए बोला है, इसमें tan थीटा को फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा होगा। बस देखने में इस तरह का क्वेश्चन लगेगा कि पता नहीं कहीं बनाया नहीं है। यहाँ पे ये cos और यहाँ पे ये cos दिख रहा है, एक तरफ लेके आ जाएंगे 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे केवल sin थीटा लिखा हुआ तो sin थीटा, और इस -4 थीटा को इक्वल टू इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 sin थीटा। आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या दिखेगा cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या दिखा देगा 5 sin थीटा। अच्छा, थोड़ा सा इसके लिए बेसिस का और भी ज़्यादा जानना ज़रूरी है आपको। हम लोगों को हम हमेशा ये पढ़ रहे हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू, शायद इसको रब कर देते हैं हम लोगों को हम लोग अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, पी अपॉन एच। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, बी अपॉन एच। अगर हम इन दोनों को ही आपस में डिवाइड कर दें तो मेरे पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिख जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का क्या वैल्यू होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एच और एच कैंसिल होने पर मेरे पास क्या बचा, पी अपॉन बी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा। क्यों, क्योंकि पी अपॉन बी हमेशा टेन थीटा का ही वैल्यू आता है। अगर आपका ये चीज़ समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1/5 इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर से समझा दे रहे हैं, यहाँ पे जो 5 लिखा हुआ था इसको आप यहाँ पे कर दिए, और यहाँ जो कॉस्ट लिखा हुआ था अगर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। इसको हटा करके यहाँ पे कर दिए। फिर से इसको चेक कर लेते हैं, 1 को अगर हम इस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, 5 को अगर हम इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 5 थीटा आ जाएगा। वापस से समझा देते हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ था मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 से ये मल्टीप्लाई है। ठीक, अब अगर ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका ये मतलब निकला कि यहाँ पे कॉस क्या आएगा, डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। मल्टीप्लाई से चीज़ डिवाइड के फॉर्म में आता है, जैसे कि 2x इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू 5/2 ही लिखते हैं ना, तो इसी वजह से यहाँ पे ये हो रहा। अब हम लोगों को पता है कि इसका मतलब क्या होगा, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, 1/5 का। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल पी आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब तो ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ बात आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग अगला स्टेप में इसको समझते हैं। एंगल ए एंड एंगल पी आर एक्यूट एंगल सच दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये कॉस वाला ही तरह का मैथ है, कुछ कुछ दो एंगल के बारे में बोला, ये एंगल ए हो गया, ये पी हो गया, इसका नाम बी सी, जो आपका मन करे वो दे दीजिए। बोल रहा है एंगल ए एंड एंगल पी आर एक्यूट। ऑब्वियस बात है कि 90 डिग्री पे तो बी खड़ा है तो ये दोनों एक्यूट ही होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। सच दैट एंगल ए इज इक्वल tan ए इज इक्वल टू tan पी। ये गिवन है आपके पास में, क्या लिखा हुआ है, tan ए इज इक्वल टू tan पी। tan ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि पी बी अपॉन में बी ए इज इक्वल टू tan पी का मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर, यानी कि बी ए परपेंडिकुलर, और बेस का मतलब हो गया पी बी। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आया, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी का स्क्वायर। देखिए वैसे तो डिस्टेंस के बारे में बात करें, आप यहाँ से घर तक जाएं चल करके, अपने स्कूल से घर तक आएँ या घर से स्कूल जाएँ, डिस्टेंस हमेशा सेम ही कवर करते हैं अगर आप सेम रूट लेंगे तो। यहाँ पे तो सेम रूट के बारे में बात, यहाँ से दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो मेरे पास में जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी पी। ए बी और पी बी दोनों इक्वल है, तो आइसोसेलेस एंगल्स में क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, और फाइंड करने के लिए बोलेगा तो ऑब्वियस बात है मेरे पास में क्या आ जाएगा, 45 का। एक एंगल 90 का है, दो एंगल मेरे पास में सेम है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 के इक्वल होता है। 90 इधर माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 90, x का वैल्यू आ जाएगा 45 का। ये पूछा नहीं गया है, बस बता दिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तकरीबन देखा जाए तो ये एक, अगर आप घर पे ढंग से बैठ के बना दिए, देखिए हम तो हिंट्स दिए हैं आपको, मगर बोलना तो मेरे नहीं कर रहा है। टाइम का अगर आप मैनेजमेंट देखेंगे तो मेरे में और आपके बनाने में लगभग टाइम के बारे में बात किया जाए तो 1 घंटा से ज़्यादा का अंतर नहीं होने वाला। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आप इस मैथ को अच्छे से बना लेते हैं तो आपका आने वाला जो टाइम होगा, और ख़ास करके ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपका नंबर किसी कारण से कम आ रहा होगा तो वो चीज़ आपका मेकअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक खास करके बात अभी बोलना चाहते हैं, वो बात ये है कि अगर आपका किसी कारण से नंबर ख़राब आ रहा है और आप उसको ठीक करने के मूड में हैं, अगर आप सोच लिए कि 10th क्लास के बाद मेरे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है तो ऑप्शंस पे हम गौर कर लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे या फिर आर्ट्स ले लेके पढ़ लेंगे, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चले जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी फ्यूचर अच्छा है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर अच्छा नहीं है, आप जा सकते हैं। मगर अगर आप मैथ को लेकर के डेडिकेटेड थे बचपन से और किसी कारण से मैथ ख़राब हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री उसमें क्या करेगा, एक ब्लॉकेज की तरह काम करेगा। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, नंबर को इम्प्रूव कीजिए और उसके बाद और अच्छा आप करते चले जाइए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगला हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में ही एंगल्स के बारे में बात करने वाले हैं।
तो इसका वीडियो कल तक में आपके पास में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी हम लोग सेम काम ही करेंगे, पहले डिस्कस कर लेंगे हर एक चीज़ के बारे में और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। 1 से 2 क्लास इसमें भी लगेगा, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटा लगेगा तकरीबन। 1.5 घंटे का वीडियो अगर रिकॉर्ड हो पाया तो 1.5 घंटे का लगातार वीडियो कर देंगे और हर एक क्वेश्चन को जैसे आज बताए हैं वैसे कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे इस बात को समझ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि और ख़ास करके जो वैसा दोस्त फ्रेंड आपका जो गांव घर के इलाकों में रहता है या बहुत दूर से आता है या फिर जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाता, जो पर्सनल ट्यूशन को कोचिंग को अफोर्ड नहीं करना चाहता, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर वो आर डी शर्मा कहीं से सेकंड हैंड मिल जाएगा, बेचारा बना लेगा, तो उसमें आपका और हमारा दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। जैसे भी क्लास लगा हो कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।